सभी को नमस्कार। माय नेम इज़ डीके और ये हमारी पॉलिटी की क्लास की तीसरी वीडियो है। ये फैक्ट बेस्ड क्लास है, कॉन्सेप्ट पे बात नहीं होती है। अगर आपने पॉलिटी कभी नहीं पढ़ी है तो शायद ये आपको बहुत कम समझ आए, लेकिन फिर भी मैं फैक्ट में बता रहा हूँ जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। इसका मतलब बीच में से बहुत सारी चीज़ें चली जाएंगी और 17-18 मिनट की वीडियो बन रही है। कोशिश करते हैं इसको थोड़ा कम समय में कंप्लीट किया जाए। चलो अच्छा देखो, मैं ना भाग 1 तक कंप्लीट कर चुका हूँ। भाग 1 में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते थे तो मैंने बता दिया। मैं केवल महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, सभी क्वेश्चन मैं बता नहीं रहा हूँ, ना इस क्लास का उद्देश्य है। पॉलिटी अलग तरीके से पढ़ाई जाती है, ये केवल फैक्ट बेस्ड क्लास है। देखो एक पार्ट बीच में ये फिर रह ही जाता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि प्रस्तावना को पहले कंप्लीट करवा दूँ, क्योंकि फिर ये याद नहीं रहती। प्रस्तावना, पहली बात तो ये एक उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया था, उसी का संशोधनीय रूप है। प्रस्तावना की जब हम बात करते हैं इसी को उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं और यह प्रेरित था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और एक कमाल की बात यह है कि प्रस्तावना की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, तो भाषा का प्रश्न आए तो वह ऑस्ट्रेलिया और प्रेरित है तो वह अमेरिका। फिर जब हम बात करते हैं भारत, जब देखो प्रस्तावना वैसे तो याद होनी चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी अगर याद नहीं है तब भी इसके क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं। देखो जब हम बात करते हैं प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना की भाषा की शुरुआत यहाँ से होती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये डायरेक्ट मतलब ऐसा क्रम भी पूछा जाता है कि कौन सा शब्द पहले जोड़ा गया, मतलब कौन सा शब्द पहले है फिर उसके बाद कौन सा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। फिर इसके बाद जब आप इसको पढ़ेंगे, आप गूगल सर्च करो तो आपको प्रस्तावना मिल जाएगी। जब आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कुछ न्याय। टोटल कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के। स्वतंत्रता कितनी है? 5 प्रकार की। प्रतिष्ठा और अवसर की समता है 2 प्रकार की। और तो और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। देखो मैं बता रहा हूँ, फिर भी मैं सुना देता हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए अब दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अपने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये प्रस्तावना है, याद होनी चाहिए। लेकिन मैं बता दूं कि समता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। न्याय 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये क्रम भी पूछा जाता है कि संविधान में कौन सा क्रम है। जैसे न्याय सबसे पहले आएगा, फिर स्वतंत्रता, फिर हमारे पास समता और फिर बंधुत्व, ये क्रम है। फिर जब हम बात करते हैं डेट की, तो प्रस्तावना में हमारे पास 26 नवंबर 1949 की डेट लिखी हुई है। अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो मैंने उसमें बताया है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लगभग तैयार था, लेकिन इस दिन इसको लागू नहीं किया गया था। इसलिए क्योंकि 26 जनवरी 1950 के दिन के महत्व को हमको बना के रखना था, क्योंकि उस दिन लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी को। इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। फिर जब हम बात करते हैं इससे संबंधित और अन्य तथ्य हैं, देखो संविधान, ये जो प्रस्तावना है इसमें संविधान संशोधन किया गया था और संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें हमने कुछ शब्द जोड़े थे। और 42वां संविधान संशोधन बहुत फेमस है। संविधान का शायद कोई भाग होगा जो इससे बचा होगा, इतना बड़ा संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन। इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। और इसी संविधान संशोधन के जरिए प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, एक समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तीनों शब्द याद रखने हैं क्योंकि यही प्रश्न आता भी है। जब हम बात करते हैं जो प्रस्तावना के शब्द हैं, जैसे समाज, ये स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये आदर्श हमने किस क्रांति से लिया है? तो फ्रांस की क्रांति जो 1989 से 1999 के बीच, अब आप देखते हैं तो हाँ, तो इसके बीच जो क्रांति हुई है इसी से प्रेरित है स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। जब हम बात करते हैं
सामाजिक आर्थिक एवं सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जब हम बात करते हैं तो वो रूस की क्रांति से प्रेरित हैं, 1917 में लिए गए हैं। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं और ये इसका सन मैंने लिख रखा है 1989 से 1999। फिर कुछ लोगों ने इस पर टीका टिप्पणी की कि प्रस्तावना क्या है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, किस व्यक्ति ने कहा है कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक स्वप्नों का विचार है, तो उनका नाम है सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। एक व्यक्ति और हैं जिन्होंने कहा है संविधान मतलब जो प्रस्तावना है वह हमारे संविधान का परिचय पत्र है। ये किसने कहा है? N.A. पालकीवाला। और एक व्यक्ति और है जिन्होंने कहा है कि संविधान वो जो प्रस्तावना है वह हमारे संप्रभु प्रजातंत्र की जन्म कुंडली है। उनका नाम है K.M. मुंशी। इन तीनों लोगों को याद रखना है। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछा जाए कि प्रस्तावना क्या है तो संविधान की आत्मा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार संविधान की आत्मा प्रस्तावना है। फिर एक और बात है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। देखो, जब तक बेरूबाड़ी संघ का मामला आया था, बेरूबाड़ी संघ में कहा गया था कि प्रस्तावना संशोधनीय नहीं है। 1900 अच्छा, ये डेट पे मुझे डाउट है तो मैं इसे मिटा देता हूँ। बेरूबाड़ी संघ का जो मामला था उसकी डेट मुझे भी याद नहीं है। प्रस्तावना जो बेरूबाड़ी संघ है उसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संशोधनीय नहीं है, मतलब प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता। लेकिन ये मामला बदल दिया गया। किस केस ने? केशवानंद भारती केस। ध्यान रखना है 24 अप्रैल 1973। बहुत खतरनाक डेट है, बहुत डेंजर डेट है, क्योंकि यहीं से, इसी डेट से एक नई टर्म जुड़ जाएगी हमारे संविधान में जिसको बोलते हैं संविधान का मूल ढांचा। तो संविधान के मूल ढांचे की संकल्पना इसी केंद्रीय वो जो है केशवानंद भारती केस से आई है और इसने कहा कि नहीं, प्रस्तावना भी संशोधन कर सकती है, संसद के पास यह शक्ति है। तो ये हमारी प्रस्तावना थी जिसे हमने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, हमारी जो पिछली क्लास थी उसी क्लास का अब आगे का हिस्सा ये चलेगा। भाग 1 हम वहाँ पे पढ़ चुके थे। भाग 1 का नाम था संघ और उसका राज्य क्षेत्र। हमने वहाँ पढ़ा था 28 राज्य और उसके 8 केंद्र शासित प्रदेश। फिर अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे नागरिकता। जब हम नागरिकता की बात करते हैं तो नागरिकता संविधान के भाग 2 के अंतर्गत है और यह कितने आर्टिकलों को कवर करती है? 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकलों को यह चैप्टर कवर करता है। फिर कुछ आर्टिकल हैं जो केवल पता होने चाहिए लेकिन आइडिया होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आर्टिकल 5, भारत में निवासरत जो लोग हैं वे भारत के नागरिक होंगे। ये तब की बात है जब हम स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे हैं। उस वक्त की समस्या ये है कि स्वतंत्रता तो मिल रही है लेकिन 2 राज्य या हम कह सकते हैं 2 देशों के रूप में विभाजन के साथ हमें स्वतंत्रता मिल रही है। पाकिस्तान अलग एक डोमेन है, भारत अलग एक डोमेन है। इसका मतलब ये है कि समस्या हमारे पास बहुत गंभीर है और नागरिकता का पंगा फंस जाएगा, इसलिए अलग अलग आर्टिकल हैं। तो 5 में जो भारत में रह रहे हैं उनको हम नागरिकता दे देंगे। फिर 6 की जब हम बात करते हैं तो 6 में पाकिस्तान से अगर कोई भारतीय भारत में आना चाहता है तो हम उसको नागरिकता दे देंगे, लेकिन कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 6 से। फिर यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया लेकिन वहां जाके उसका मोह भंग हुआ और उसको लगा कि मेरा निर्णय गलत है तो हम उसको भी नागरिकता, अगर वो समय रहते, उसमें डेट है, आप देख सकते हैं, डेट पूछी नहीं जाती इसलिए मैं नहीं लिखी है। अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान गया है और पाकिस्तान से फिर वापस आ जाए तो भी हम उसको नागरिकता दे देंगे, लेकिन एक तय सीमा के अंतर्गत। और फिर जब हम 8 की बात करते हैं तो भारतीय मूल। देखो, हमारा जो देश था वो गुलाम था अंग्रेजों का, लेकिन कुछ लोग यहाँ से चले गए थे, दूसरे देश में जाके बस गए थे, मतलब हम उनको कहते हैं पर्सन्स ऑफ इंडियन, भारतीय मूल के व्यक्ति। यदि वे व्यक्ति भारत की नागरिकता इस वक्त आके ग्रहण करना चाहते हैं तो भी हम उनको नागरिकता दे देंगे, आर्टिकल 8। फिर आर्टिकल 9 की जब हम बात करते हैं, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर हम उसकी नागरिकता छीन लेंगे। मतलब अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता चली जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि भारत एकल नागरिकता का प्रावधान करता है और राज्यों की अपनी नागरिकता नहीं है, पूरे भारत की नागरिकता है। और भारत की नागरिकता किससे प्रेरित है? ब्रिटेन से। अगर आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जाएंगे, यूएसए जाएंगे, तो वहां के सभी नागरिकों के पास 2 प्रकार की स्वतंत्रताएं, 2 प्रकार की नागरिकता हैं। एक राज्य की अपनी नागरिकता है, एक संघ की अपनी नागरिकता है। लेकिन अगर आप भारत के भूभाग में रहते हैं तो आप कभी ये नहीं कहेंगे, अगर आप उत्तर प्रदेश के व्यक्ति हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं, आप भारत के नागरिक हैं। अगर आप तमिलनाडु के हैं तो भी आप भारत के नागरिक हैं। और तो और अगर आप लक्षद्वीप के भी नागरिक हैं तो भी आप भारत के नागरिक हैं।
एकल नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान के अंतर्गत रखा गया है। फिर जब हम बात करते हैं नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, तो संसद के पास है। किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 11 के तहत है, ध्यान रखना है। नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है, आर्टिकल 11 से है। और कौन से अधिनियम नागरिकता पर कानून बनाने के लिए, नागरिकता अधिनियम 1955 संसद लेकर आई थी, जिसमें बताया गया 5 तरीके से नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। एक है जन्म से, यदि भारत में आपके माता पिता भारत के निवासी हैं और आपका जन्म यहाँ हो जाए तो आप जन्म से नागरिक माने जाएंगे। वंश से नागरिकता, पंजीकरण से, देशीयकरण से और राज्यों के समावेशन से। यहाँ एक एक पॉइंट पर समझाने का समय नहीं है, बस आप समझ लो नागरिकता अर्जन करने के 5 तरीके और उसकी समाप्ति के, उसको मतलब छीनने के या चले जाने के 3 तरीके। एक है परित्याग, यदि कोई व्यक्ति खुद ही नागरिकता छोड़ दे तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। किसी अन्य देश की नागरिकता यदि कोई व्यक्ति ग्रहण करता है तो भी उसकी नागरिकता चली जाएगी। यदि हमने किसी व्यक्ति को नागरिकता दी है लेकिन वह विदेशी कार्यों में, विदेशी लोगों को जो जिससे भारत की शत्रुता है और उसकी या भारत की आंतरिक सूचना किसी दूसरे देश को दे रहा है, इस आधार पर यह पर्याप्त कारण है कि हम उसकी नागरिकता छीन लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि नागरिकता से वंचन केवल उन्हीं लोगों का हो सकता है जिनको हमने नागरिकता दी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जन्म से नागरिक है तो हम उसकी नागरिकता नहीं छीन सकते। अगर उसने देश विरोधी कार्य भी किया है तो भी हम उससे उसकी नागरिकता नहीं छीन सकते। लेकिन आर्टिकल 21 के तहत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से हम उसके जीवन का अधिकार छीन लेंगे। मतलब हम उसको फांसी दे देंगे लेकिन हम उसकी नागरिकता नहीं छीन सकते। चलें मूल अधिकार। देखो भाग 1 हमने वहाँ पढ़ लिया था, भाग 2 हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सारा पढ़ाने का समय वैसे इस क्लास में होता भी नहीं है और ये रिवाइज है। चलें देखो भाग 3 की जब हम बात करते हैं तो भाग 3 ये है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। देखो 12 पूछा नहीं जाता, मैं बता दूं कि फंडामेंटल राइट किसके खिलाफ मिलेंगे, तो राज्य के खिलाफ मिलेंगे। और राज्य कौन है उसकी परिभाषा 12 में है। 13 क्या है, फंडामेंटल राइट को यदि कोई संविधान संशोधन चोट पहुंचाता है तो जिस सीमा तक वह चोट पहुंचाएगा उस सीमा तक, उल्लंघन की सीमा तक शून्य घोषित होगा। 13 1 और 2 में है। पूर्व मतलब देखो उसमें 2 तरीके से हैं, 13 1 और 13 2। 13 1 क्या कहता है, 13 1 अच्छा मैं केवल बता रहा हूं, पूछा नहीं जाता, मतलब पेपर में नहीं आता। आर्टिकल 13 1 में है कि संविधान पूर्व की कोई भी विधियां यदि वे फंडामेंटल राइट को सीमित करती हैं या उनका उल्लंघन करती हैं तो उल्लंघन की सीमा तक शून्य घोषित होंगी। इस बात का मतलब नहीं बताया जा सकता क्योंकि काफ़ी लंबे वाद विवाद हैं। और अगर संविधान बाद की कोई विधि फंडामेंटल राइट को सीमित करती हैं, उनका उल्लंघन करती हैं, तो उल्लंघन की सीमा तक में भी शून्य घोषित होंगी। तो कुल मिला के संविधान की रक्षा करने का प्रयास है आर्टिकल 13 में। पूछा जो जाता है वो भाग 14 से लेकर और भाग 32 तक पूछा जाता है, इसी की टेंडेंसी है। देखो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मूल संविधान में 7 फंडामेंटल राइट थे। संपत्ति के अधिकार पे वाद विवाद हुआ और झगड़े का कारण बना, इसलिए जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया था संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन अभी जो भारतीय संविधान है उसमें जो मौलिक अधिकार हैं वे हमारे पास 6 हैं। पहला है समता के अधिकार और ये जो कवर करते हैं आर्टिकल 14 से 18 तक। स्वतंत्रता के अधिकार, जब हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं तो 19 से 22 तक। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार 25 से 28 और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। देखो ध्यान रखना है इसमें, यदि किसी एक आर्टिकल को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कहा जाए तो वह आर्टिकल 32 है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने इस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा है। क्योंकि अगर ये आर्टिकल ना हो तो इन किसी भी फंडामेंटल राइट का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यही इन सभी आर्टिकलों की रक्षा करता है। अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट किसी ने छीन ही लिए या राज्य ने फंडामेंटल राइट छीन ही लिए तो उनका उपचार कैसे होगा, उनकी सुरक्षा कैसे होगी, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करेगा जो अगली क्लास में हम बता देंगे। तो कुल मिला के हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट हैं। फिर मैंने बताया कि 31वां संविधान संशोधन, वो मतलब 31A जो है
वो हटा दिया, मतलब 31 आर्टिकल था, वो संपत्ति का अधिकार था, फंडामेंटल राइट था, उसे हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और इस दौरान मोरारजी देसाई की सरकार थी। ये बात ध्यान रखनी है कि संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया, और इससे आगे बढ़ के एक आर्टिकल और उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था, और आर्टिकल 300A, और कौन से भाग में है ये आपको बताना है गूगल करके। फिर हम जो है ना आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को स्वर्णिम त्रिभुज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं तुम्हें नहीं सोचना, पेपर में आएगा। आर्टिकल 14, 19 और 21 स्वर्णिम त्रिभुज बोलते हैं। फिर हम जो है ना एक एक हमारे पास जो फंडामेंटल राइट है उस पर बात करेंगे, समता के अधिकार पे बात करेंगे। तो आर्टिकल 14 की जब हम बात करते हैं तो विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण आर्टिकल 14 में है। आर्टिकल 15 में है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। मतलब अगर स्कूलों में प्रवेश लेना है तो ध्यान रखना है, स्कूलों में प्रवेश की बात चल रही है तो राज्य केवल इस आधार पर कि में किसी खास धर्म, जाति, लिंग या नस्ल से संबंधित है तो भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 है लोक नियोजन में सभी को अवसर की समता प्राप्त होगी। मतलब राज्य केवल इस आधार पर कि कुछ लोग किसी खास धर्म, जाति और वंश से संबंधित है तो राज्य उनके साथ भेदभाव नहीं करेगा और उनको सरकारी नौकरियों में समानता का सामना करना होगा या समानता का ट्रीटमेंट होगा। आर्टिकल जब हम 17 की बात करते हैं तो अस्पृश्यता का उन्मूलन भारतीय संविधान का हिस्सा है। मतलब अस्पृश्यता को अब हम क्या कहेंगे कि वो उसको जड़ से समाप्त कर देंगे। और आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत, जैसे राय बहादुर, खान बहादुर, इस तरह की उपाधियां जो भेदभाव पैदा करती हैं समाज में, अब वे उपाधियां राज्य अपनी तरफ से नहीं देगा। तो 18 है उपाधियों का अंत। फिर जब हम बात करते हैं भाग, मतलब हमारे पास फंडामेंटल राइट है स्वतंत्रता का, ये समता के थे, टोटल 5 हैं, स्वतंत्रता के 19 से 22 तक हैं। 19 बड़ा आर्टिकल है, 19(1) मतलब आर्टिकल 19 क्लोज ए, सब क्लोज, मतलब आर्टिकल 19 क्लोज 1 और सब क्लोज ए, बी, सी, डी इस तरह से बटे हुए हैं। तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, 19A जो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। फिर प्रत्येक व्यक्ति को सम्मेलन बुलाने का अधिकार होगा और सम्मेलन बुलाने के साथ साथ उसे संघ बनाने का अधिकार भी होगा, 19C। फिर डी, भारत के भूभाग में अबाध संचरण का मतलब है पूरे भारत में कहीं भी बसने का अधिकार होगा। और ई, निवास की स्वतंत्रता होगी, भारत के भूभाग में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता होगी। और डी, व्यापार और वाणिज्य, मतलब कोई भी व्यापार और वाणिज्य करने का अधिकार होगा। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी है कि सभी के सभी फंडामेंटल राइट युक्ति युक्त निबंधनों के साथ हैं। सभी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट मतलब निरपेक्ष नहीं है, इनको हम इन पर रोक लगा सकते हैं। जैसे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। जैसे सम्मेलन बुलाने की स्वतंत्रता है तो सम्मेलन भी शांतिपूर्ण सम्मेलन होना चाहिए, ये नहीं है कि आप दंगे करो। संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, आप अपने लोगों के लिए संघ बना सकते हैं, लेकिन भारत के विरुद्ध आप संघ बनाएं ऐसा अधिकार नहीं है, तो आप पर ठीक ठाक कार्यवाही होगी। अबाध संचरण का अधिकार है तो उन क्षेत्रों में जहां पे संघ जाने से रोकेगा वहां पे आप नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये युक्ति युक्त निबंधनों के साथ है। निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने का अधिकार ठीक है, लेकिन राज्य निवास संबंधी शर्त भी लगा सकता है, कुछ जगह पर ये कानून चलता है। तो जब हम बात करते हैं व्यापार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन ऐसा व्यापार आप नहीं करेंगे जिसको राज्य इलीगल मानता है। जैसे आप अफीम को कहें कि ये मेरा व्यापार है तो राज्य इसको एकदम कार्यवाही करते हुए आपको उठा लेगा। फिर हम जब बात करते हैं आर्टिकल 20 की, तो देखो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 में बहुत कंफ्यूजन होता है, बस समझ लीजिए। दोष सिद्धि से संरक्षण, पहले दोष और फिर उसके बाद गिरफ्तारी। तो दोष सिद्धि से संरक्षण आर्टिकल 20 में है दोहरे दंड से मनाही, मतलब किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी, 2 बार दंड उसको नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल 20 है पूर्ववर्ती कानूनों से रक्षा, मतलब यदि किसी व्यक्ति ने कोई दंड कर दिया या कोई भी अपराध कर दिया तो उसको कानून पूर्व की तिथि से लागू करके नहीं दिए जाएंगे, उसको आज की तिथि से जो भी उसका सजा बैठती है वही दी जाएगी। इसको बोलते हैं पूर्ववर्ती कानूनों से रक्षा 22। फिर है 23, आर्टिकल 20 का क्लोज 3,
यह है स्वयं के विरुद्ध। किसी भी व्यक्ति को चाहे उसने अपराध किया ही क्यों न हो, उसे स्वयं के विरुद्ध गवाही देने का अधिकार नहीं, मतलब वह स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं है। फिर जब हम बात करते हैं आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 छोटी सी लाइन है, वैसे जीवन के अधिकार से लोग इसे जानते हैं, लेकिन एक बात है, राज्य विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही किसी को जीवन के अधिकार से वंचित कर सकता है। इसका मतलब विधि बनाकर ही हम किसी के जीवन के अधिकार को छीन सकते हैं। आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार, इसी अधिकार की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़े पैमाने पे की है। जीवन साथी चुनने का अधिकार आर्टिकल 21, कहीं भी घूमने का अधिकार, मतलब कहीं भी मतलब स्वच्छ वातावरण का अधिकार, और तो और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, और तो और मतलब जीवन साथी चुनने का अधिकार, और तो और बहुत सारे इसमें जो अधिकार हैं। आर्टिकल 21 है निजता का अधिकार, आर्टिकल 21 ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, इसलिए इसके महत्व को समझना जरूरी है। फिर देखिए आर्टिकल 21 के बाद 22 से पहले आर्टिकल 21A अलग से एक आर्टिकल होगा, और ये क्या है, आर्टिकल 21A 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया, और ये था 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लेना उनका फंडामेंटल, उनकी फंडामेंटल राइट होगा। तो 6 से 14 वर्ष के सभी आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लेने का अधिकार होगा। फिर हम आर्टिकल 22 की बात करते हैं, तो ये तो बड़ा आसान है, गिरफ्तारी। गिरफ्तारी की 3 दशाएं हैं, सबको मौखिक याद होती हैं। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। पहला आर्टिकल 22(2) 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार। आर्टिकल 22(3) मनपसंद वकील चुनने का अधिकार। अभी इस क्लास में हम यहीं तक कवर करते हैं, देखते हैं अगली क्लास में हम कहाँ तक कवर करते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये केवल फैक्ट बेस्ड क्लास है, और इससे आपको डायरेक्ट एग्जाम में कुछ क्वेश्चनों का लाभ हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।